हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाला है, जो कि आपका खान सर के द्वारा आपका टेस्ट कराया जा रहा है। उसका हम लोग देखें फुल लेंथ टेस्ट नंबर आपका 34 होने वाला है। ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 यानी 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को भैया 1.15x पे जरूर देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बिना कोई देर के हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए प्रश्न नंबर बताइएगा। देखिए अगर आप लोग का आंसर इसका पता होगा भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि भैया इसका आंसर ये हो रहा है, इसका आंसर ये हो रहा है। ध्यान रखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों में का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है। मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में है, तो सबको पता ही है आपको चौथी अनुसूची में। याद रखिएगा। देखिए चौथी अनुसूची के तहत राज्यों के परिषद राज्यसभा के बिहार को 16 सीटें आवंटित की गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन 1 में आपका है उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में है संघ या राज्य सेवा में पहले कार्यरत किसी व्यक्ति को पात्र होने के लिए कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसका 2 का आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को सुनना। देखिए अनुच्छेद 233 का 2 7 वर्षों के वकालत का अनुभव आवश्यकता को केवल उस व्यक्ति तक सीमित करता है जो पहले ही संघ यानी केंद्र या राज्य की सेवा में नहीं है और सेवारत न्यायिक अधिकारी बिना किसी ऐसी शर्त के पदोन्नति द्वारा पद तक पहुंचते हैं। याद रखिएगा। 3 में है बाहर से नियुक्त, क्या बोल रहा है, बाहर से नियुक्त व्यक्ति की उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का हम सोल्यूशन बता दिए। अगर नहीं समझ में आए थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं। अगर आप सोचिएगा कि कितना आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो ये इतना भी बिहार पुलिस का सेट आप लोग नहीं देख रहे हैं, ये आपका बीपीएससी का सेट आपका हो रहा है। देखिए विशिष्ट संवैधानिक कार्रवाइयों और उनके लिए आवश्यक कठोर संशोधन प्रक्रिया के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या था? विशिष्ट संवैधानिक कार्रवाइयों और उनके लिए आवश्यक कठोर संशोधन प्रक्रिया के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने आपका सही सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना कि कितने आपका सही सुमेलित हैं। देखिए 1 में राष्ट्रपति के लिए मतदान करने वाले निर्वाचन मंडल की संरचना में परिवर्तन करना, क्या आपके संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, क्या आपका 1 सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। याद रखिए, बिल्कुल सही सुमेलित है, याद कर लीजिएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों में परिवर्तित करना, क्या संसद का विशेष बहुमत, बिल्कुल आपका ये सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन देखेंगे, लंबा हो जाएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार के संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची में निहित है। कितने? दूसरी अनुसूची में निहित है। संविधान संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत का उपयोग करके दूसरी अनुसूची में संशोधन करने की अनुमति देता है, ना कि विशेष बहुमत से। ध्यान में रखिए, दूसरी किसके देता है? दूसरी अनुसूची में देता है, ना कि आपका विशेष बहुमत से। याद रखिएगा। 3 में देखिए किसी विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित करना, संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, क्या कथन 3 सही है, तो कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए विशेष संवैधानिक कार्रवाइयों और उनके आवश्यक कठोर संशोधन प्रक्रिया के संबंध में 1 और 3 आपका सही है, यानी कि 2 कथन आपका बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ आपका विषय दिया हुआ, सूची 2 में संबंधित क्षेत्र दिया है। देखिए CAG का संबंधित क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, तो CAG का आपका संबंधित क्षेत्र आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 148 से लेकर 191 अनुच्छेद 148 से 51 तक संबंधित है। याद रखिएगा। देखिए अधीनस्थ न्यायालय में आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 233 से लेकर 37 में आपका संबंधित अनुच्छेद है। याद रखिएगा। राज्यसभाएं
राज्यसभाएँ आपका कितना अनुच्छेद में आपका है, तो ये आपका संबंधित है, याद रखिए 343 से लेकर 351 अनुच्छेद से संबंधित है। सहकारी समिति आपका है 243 है जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 के। विशिष्ट संवैधानिक विशेषाधिकार उन स्रोतों जहाँ से उन्हें लिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विशिष्ट संवैधानिक विशेषता और उनके स्रोतों जहाँ से उन्हें लिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोगों को बताना कि कितने आपका सही सुमिलित हैं, याद रखिएगा। देखिए, एक में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा क्या जापानी संविधान से ली गई है, तो बिल्कुल आपका ये सही सुमिलित है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ऑस्ट्रेलियाई संविधान क्या आपका ये सुमिलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 कनाडा के संविधान से ली गई है, ना कि आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से आपका, अब ये काट दीजिएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है, यहाँ लिख देते हैं कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए, 3 में आपका राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 4 में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, जाना कि बिल्कुल माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम 4 का आपका नहीं लिख पाए। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तब 1 और 3 आपका सही है, यानी कि 2 युग्म आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 के। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों में से कौन सा मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की व्याख्या या संरक्षण से संबंधित नहीं है, आपका नहीं है, तो देखिए SR बम्बोई बनाम भारत संघ 1994 आपका जो है बिल्कुल संबंधित नहीं है, याद कर लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। बताइएगा, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण आयोग या समितियों को उनकी नियुक्ति के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में केंद्र राज्यों संबंधों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण आयोगों या समितियों को उनकी नियुक्ति के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे बोला, नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। पहला आपका कौन सा, जो पहला आपका जो प्रशासनिक सुधार आयोग ही आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा राजमन्नार समिति, आपका दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिए, आपका पहला दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा सकारिया आयोग, या ध्यान रखिए ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये पुंछी आयोग सबसे लास्ट में आपका चौथा हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियाँ शून्य होगी, तो अनुच्छेद 13 ये आपका बोलती है कि सभी विधियाँ शून्य होगी, याद रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 13 का ए यह प्रावधान करता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्ति लागू सभी विधियाँ उन मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए, सूची 1 में आपका राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में आपका विधानसभा सीटें दिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सीटें आपका कितनी है, तो इनके आपका विधानसभा सीटें आपकी है, ध्यान रखिए 68 है। कितनी है, तो 68 है, याद रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड का आपका कितना है, तो उत्तराखंड का आपका जो 70 सीटें, कितना, उत्तराखंड का आपका 70 सीटें हैं। झारखंड का आपका कितने सीटें, तो 81 सीटें, झारखंड का 81 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ के आपका कितना सीटें हैं, तो आपका 90 सीटें हैं, याद रखिए। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का संयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का संवैधानिक आधार बनाता है, तो अनुच्छेद 14, 22 के 1 और 39 के ए में आपका जो है बनाता है, याद रखिएगा। देखिए, इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन जानते हैं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 14 और 22 के 1 राज्य के लिए कानून के समझ समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी को परामर्श करने और बचाव का अधिकार सुनिश्चित करने को अनिवार्य बनाकर इसे स्वीकृत करते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, 1912 में नवगठित बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये आपका सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को आपका किया गया था। देखिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली
को इसका पहला उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1915 तक यह पद संभाला। उनके बाद परिषद में क्या ई ए गैट वी बी लेविंज और दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह शामिल थे, याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम ऐसा अटपुट आ जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटिश निर्णय का विरोध में अपना अंतिम इस्तीफा की स्थिति को दिया था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के ब्रिटिश निर्णय के विरोध में अपना अंतिम इस्तीफा की स्थिति को दिया था। तो ये आपका 31 अक्टूबर 1939 को दिए थे, याद रखिए। कब? 31 अक्टूबर 1939 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो बिहार के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? बिहार के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? तो ये आपका कौन किए हैं, याद रखिएगा। देखिए तो आपका किए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 को 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं, जैसा कि बिहार के राजभवन द्वारा दर्ज किया गया कि 9 मई 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए थे, याद रखिए, तीसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद देखिए आप जानते हैं उसके बाद रामनाथ कोविंद के बारे में। देखिए रामनाथ कोविंद 6 अगस्त 2015 को जून से 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और 2017 में वो 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, ये भी कार्य किए थे। और देखिए अब चलते हैं बीबी गिरी के बारे में। देखिए बीबी गिरी बिहार के राज्यपाल नहीं रहे हैं। देखिए 1969 में राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल का पद संभाला था, याद रखिएगा। तो आपका बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1936 में उड़ीसा से अलग होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा बिहार प्रांत का प्रमंडल नहीं था? 1936 में उड़ीसा से अलग होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा बिहार प्रांत का प्रमंडल नहीं था? कौन सा आपका प्रमंडल नहीं थे? तो ये आपका मगध नहीं थे, याद रखिएगा। देखिए 1936 में उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार प्रांत में 4 प्रमंडल शामिल थे, जिनका नाम पटना, तिरहुत, भागलपुर और छोटा नागपुर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो बिहार में अपना लोक भवन यानी राजभवन का आधारशिला किसने रखी थी? ये आपका किसने रखी थी? तो आपका लॉर्ड चार्ल्स वॉरेन हार्डिंग रखे थे, याद रखिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए मगध के निम्नलिखित प्राचीन शासकों को उनके शासनकाल के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगध के निम्नलिखित प्राचीन शासकों को उनके शासनकाल के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोट का सही उत्तर को चुनिए, सही उत्तर को चुनिए। देखिए पहला आपका हो जाएगा अजातशत्रु, ध्यान रखिए, पहला अजातशत्रु हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका कालाशोक, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद आपका हो जाएगा महापद्मनंद हो जाएगा, याद रखिएगा, महापद्मनंद। आपको उसके बाद आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर बता देते हैं। देखिए हर्यक वंश किसके बारे में? देखिए हर्यक वंश का अजातशत्रु किसके बारे में? अजातशत्रु लगभग 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व इन चारों में सबसे पहला था जो अपने पिता बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद हम लोग सुनते हैं कालाशोक के बारे में। कालाशोक 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व में, जिन्होंने काकर्ण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, शिशुनाग वंश का था। इसने हर्यक वंश का विस्थापित किया था। उसके बाद आपका महापद्मनंद के 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की, जिसने शिशु नागों का स्थान लिया था। उसके बाद आपका हो जाएगा मौर्य वंश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। बताइए 1857 में कुंवर सिंह के विद्रोह के प्रारंभिक चरण से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 में कुंवर सिंह के विद्रोह के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका है कि हेरोल्ड वेक ने लगभग 68 लोगों को एक सैन्य टुकड़ी के साथ आरा में लिटिल हाउस के ब्रिटिश रक्षा का नेतृत्व किया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में कुंवर सिंह राजपूतों का उज्जैनिया वंश से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। 3 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 की ओर। और अभी यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भी तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे,
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सच्चिदानंद सिन्हा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, उससे पहले हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। देखिए, 1912 में बिहार में एक अलग प्रांत बनाने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। इसमें बोला कौन सा कथन गलत है? 2 में उन्होंने बंगाल के प्रेसिडेंसी में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किए थे, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। क्या? तो बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। बाकी आपका देखिए, वह अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू के संस्थापक और संपादक थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने सम एमिनेंट इंडियन कॉर्पोरेट क्या कंटेम्परेरीज नामक जीवनी पुस्तक की रचना की थी, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा के संबंध में आपका कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें गलत पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुआ था, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा भैया। देखिए, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से क्या है? तो मेरा जीवन संघर्ष है, याद रखिए। कौन सा? मेरा जीवन संघर्ष है, याद रखिएगा। 20वें प्रश्न में देखिए, उर्दू भाषा में लिखी गई बिहार की पहली ऐतिहासिक पुस्तक तारीख ए सुबह ए बिहार के लेखक कौन है? सबको पता है, शहादत अजीमाबादी है, याद रखिएगा। कौन है? तो अजीमाबादी है, साद अजीमाबादी है। 21वां प्रश्न बताइए, नदियों और गंगा के साथ उनके संगम स्थलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित हैं? बताइएगा, नदियाँ और गंगा के साथ उनके संगम स्थलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए, कर्मनाशा चौसा बिल्कुल आपका सही है, सबको पता, देखिएगा बता दीजिएगा। देखिए, कोसी कुर्सेला बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। देखिए, अगर सोन नदी का हम लोग अगर देखेंगे, देखिए सोन नदी के क्या होगा। सोन नदी पटना के पश्चिम में मनेर के निकट गंगा में मिलती है, ना कि मुंगेर में। कहाँ? मनेर के निकट में मिलती है, मुंगेर में नहीं, लिख देते हैं मनेर, याद रखिए, मनेर के निकट में मिलती है। उसको देखिए, घाघरा हो गया, घाघरा पर कहाँ मिलती है? घाघरा नदी जिसे सरयू भी कहा जाता है, सारण के जिले छपरा के पास गंगा में मिलती है, ना कि पटना में। देखिए, यहाँ कहाँ मिलती है? ये आपका छपरा में मिलती है, छपरा में मिलती है। तो ये आपका मनेर में मिलती है, याद रखिएगा, ना कि पटना में। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले शामिल है? तो सर्वाधिक जिले आपका जो है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मृदा क्षेत्र 1 में आपका जो है अधिक क्षेत्र शामिल है, याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, बिहार के कुल 38 जिले हैं। मिट्टी की विशेषता, वर्षा, तापमान और स्थलाकृत के आधार पर 3 प्रमुख कृषि के जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3। देखिए, क्षेत्र 1 में आपका देखिए उत्तर पश्चिम जलोढ़ मृदा में टोटल आपका जो है 13 जिले हैं। कितने हैं? टोटल 13 जिले हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है और सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर और बेगूसराय है, क्षेत्र 1 में, याद रखिएगा। देखिए, ये क्षेत्र 3 का बी में आपको कौन कौन सा है? तो आपको देखिए, इसमें 11 जिला है आपका, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान हो जाएगा। इसमें आपका टोटल 11 जिले हैं। कौन कौन से? रोहतास है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, अरवल है, जहानाबाद है और औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा और पटना है, याद रखिएगा। देखिए, अब क्षेत्र 2 में आपका कितने हैं? उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान में आपका कितनी है? तो इसमें है टोटल 8 जिले। कितने? तो 8 जिले हैं। देखिए, आपका 8 जिले कौन कौन सी है? तो पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, खगड़िया, अररिया और किशनगंज है। और क्षेत्र 3 का ए में आपका कौन कौन से आते हैं? देखिए, दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान में आपका टोटल आपका 6 जिले आते हैं। कितने? 6 जिले। और कौन कौन से 6 जिले हैं? तो मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा, बांका और भागलपुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए, बिहार के ताल क्षेत्र में मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है? किस फसल की खेती आपका की जाती है? तो ये आपका मसूर की आपको खेती की जाती है। मतलब 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। ऐसे तो बच्चे से वो क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। तो बिहार के भौगोलिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना था। कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, को बच्चों को बता देगा, ये बिल्कुल सही है। तो बिहार का उत्तर पश्चिम विस्तार 245 किलोमीटर, बिल्कुल आपका
गलत है, बिल्कुल आपका गलत है, ये ध्यान रखिए भैया, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए बिहार का पूर्व पश्चिम का विस्तार आपका कितना है, तो 483 किलोमीटर। कितना है, 400, ये काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 483 किलोमीटर है, और ये आपका 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। याद रखिए, उल्टा कर दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। बिहार सरकार ने किस वित्तीय वर्ष को एक पृथक चाइल्ड बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है, तो ये आपका 2013 और 14 में आपका ये किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127 की। सूची 1 सूची 2 है, इसको क्या करना, मिलान करना। देखिए 2026 से 31 के दौरान बिहार के लिए 16वें वित्त आयोग के अनुदानों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। चलिए बिना ऑप्शन देखे वो मिलान कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए मिलान कीजिए। देखिए ग्रामीण स्थानीय निकाय ये आपका किस में हो जाएगा, तो ग्रामीण स्थानीय निकाय हो जाएगा 51,923 करोड़ रुपया, ये आपका एक में हो जाएगा। मिलान कीजिएगा तो रखिए। देखिए शहरी स्थानीय निकाय आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा, 9,169 करोड़ रुपये, याद रखिएगा, ये आपका 2 में हो जाएगा। आपदा प्रबंध ये आपका 3 में हो जाएगा। देखिए 13,615 करोड़ रुपये, याद रखिएगा। देखिए पटना के लिए विशेष अवसंरचना अनुदान ये आपका 5,000 रुपये करोड़, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले 28 नंबर प्रश्न बताते हैं, बताइए। देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में यह योजना सितंबर 2025 में शुरू की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और स्वरोजगार और जीविका का अवसर प्रदान करना है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 3 में प्रत्येक परिवार से एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 4 में हो जाएगा 1.56 करोड़ महिलाओं को 20,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो 1 2 और 3 आपका सही है, याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 2025-26 के लिए बिहार के संशोधित अनुमानों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। किसके बारे में, थोड़ा सा आपको इधर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इधर 10 क्वेश्चन आपको आएगा, उसके बाद आगे फिर आपको लोगों को बढ़िया से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुल व्यय का कितना हो जाएगा, याद रखिए। तो ये कुल व्यय जो है ऐसे आपका 4,23,284 करोड़ रुपये हो जाएंगे, याद रखिए। कुल प्राप्तियाँ आपको कितना हो जाएगा, कुल प्राप्तियाँ आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुल प्राप्तियाँ हो जाएगा आपका 3,29,831 करोड़ रुपया हो जाएगा, ध्यान रखिए। राजकोषीय घाटा आपको कितना हो जाएगा, राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान हो जाएगा, तो राजकोषीय घाटा का आपका हो जाएगा, याद रखिएगा 1,34,371 करोड़ रुपया हो जाएगा। प्राथमिक घाटा आपका हो जाएगा 1,11,357 करोड़ रुपये, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, सबको पता है भैया 19 है। नवीनतम वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत युवा डिजिटल रूप से जानकारी को ब्राउजर करते हैं, बताइए। नवीनतम वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत युवा डिजिटल रूप से जानकारी को ब्राउजर करते हैं, तो आपका 80.9% करते हैं, याद रखिएगा। देखिए बाबा पटनेश्वर नाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए भैया। ये आंसर आप लोगों को नहीं जा पता होगा तो बहुत दिक्कत होगा। ये आपका जम्मू जिला में पटनेश्वर मंदिर आपका जस्ट स्टेशन के जस्ट बगल में आपका ये मिल जाएगा देखने के लिए, बताइए। अपन देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो बताइए। तो आपका लगभग आपको जो है 2400 किलोमीटर है, याद रखिए। कितना किलोमीटर है, तो 2400 किलोमीटर है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम में सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की गोर्ज तक लगभग 2400 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर लंबी चापाकार संरचना में विस्तृत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 1957 के राष्ट्रीय वन नीति के तहत भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया था। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर अनावरण का लक्ष्य
रखा गया था। अनावरण का लक्ष्य जो है आपका 33% रखा गया। कितना रखा गया? तो 33% रखा गया था। बताइए भारत में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में देखिए भारत में सिंधु बेसिन का अपवाद क्षेत्र ब्रह्मपुत्र बेसिन बड़ा है। क्या कथन 1 आपका सही हो जाएगा? तो बिल्कुल कथन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरी क्षेत्र के भीतर ब्रह्मपुत्र सिंधु की तुलना में अधिक लंबी दूरी तक बहती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका सही है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए हुए। क्वेश्चन देखिए हम तो बोल के एक बार निकल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में रखना होगा और क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से सुनना होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय महासागरीय के चक्र दिशा में घूमते हैं। बताइए उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय महासागरीय चक्र किस दिशा में घूमते हैं? किस दिशा में घूमते हैं? तो दक्षिणावर्त पवन प्रणालियों और क्रियोलिसिस बल के संयुक्त प्रभाव के तहत आपका घूमते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 नंबर पर हम बताइएगा। देखिए अष्टार्म सर्ज को सबसे उपयुक्त रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? बताइए किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा। देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तूफान के दौरान अनुमानित खगोलीय ज्वार के ऊपर समुद्र का जल स्तर में असमान वृद्धि। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए स्मार्ट सर्ज गंभीर मौसम की घटना जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या हरिकेन के दौरान समुद्र में जल स्तर से होने वाली अमनासे और अस्थायी वर्णियाँ हैं। इसके सामान्य अनुमानित खगोलीय ज्वार के स्तर से ऊपर जल की ऊंचाई के रूप में मापा जाता है। 38 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में वे अपने पश्चिम किनारे पर एक खाड़ी कगार के रूप में ऊपर उठते हैं और पूर्व की ओर दक्कन के पठार की तरफ इसका ढलान मंद हो जाता है, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी नीलगिरी पहाड़ियाँ में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, जो केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में अन्नामलाई, इलायची, कार्डेमम और पलानी पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। वह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। याद रखिएगा डोडा बेटा की ऊंचाई आपका कितनी है? तो आपका 2637 मीटर है। याद रखिएगा। देखिए पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों को अन्नामलाई पहाड़ियों से अलग करती है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए पश्चिमी घाट के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न नंबर 39 के भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक अनावरण हैं? बताइएगा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक अनावरण है? बताइए आपका कहाँ है? आप मध्य प्रदेश में, या फिर मेघालय में, या लक्षद्वीप में, या फिर मणिपुर में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दोनों पर विचार करने पर लक्षद्वीप का अनावरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है, जो कि आपका 90% से अधिक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्रश्न नंबर 40 को। मानव प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुल कारक है? कौन सा पुल कारक है? तो याद रखिए। देखिए विविध रोजगार का अवसर ये आपका है। उसके बाद आपका उच्च जीवन स्तर, बेहतर वेतन। याद रखिएगा। 3 और 4 आपका ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 की ओर। कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? थोड़ा सा आपको यहाँ 10 क्वेश्चन अब आपको साइंस का क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा। देखिए कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये अवशोषण से पहले विशेष संरचनाओं के उपयोग करके अपने भोजन के आंतरिक रूप से पचाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। वे विषमपोषी जीव हैं जो सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 42 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग है? सही उत्तर को आपको चुनना है। नीचे दिए जितना भी कूट है उसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। इसका उपयोग बोरैक्स के निर्माण में किया जाता है। क्या कथन 1 आपका सही हो जाएगा?
तो एक आपका जो है बिल्कुल सही है। 2 में इसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। दोनों कथन आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु कर्म प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु कर्म प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में रोस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसका उपयोग कार्बोनेट अयस्कों को वायु समिति आपूर्ति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सर माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। देखिए, कैल्सिनेशन में कमी और वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसी वयस्क को गलना के नीचे गर्म करना शामिल है, याद रखिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। जाना किसमें बोल रहा था, कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में, धातु कर्म प्रक्रियाओं के संबंध में। दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइए, खाद्य पदार्थों के भंडारण वाले धातु के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। बताइए, खाद्य पदार्थों के भंडारण वाले धातु के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि टीन जिंक की तुलना में काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होता है और भोजन में मौजूद कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसीलिए आपका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 45वां प्रश्न बताइए, तापमान में वृद्धि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए, तापमान की वृद्धि का किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका घटता है, ध्यान रखिए, क्या होता है, ये आपका पृष्ठ तनाव आपका घटता है, याद रखिएगा। अगले 46वां प्रश्न बताइएगा, देखिए, ग्राहम के नियम के अनुसार किसी गैस के विवरण की दर उसके मोलन द्रव्यमान के किस प्रकार से संबंधित हैं। बताइए, ग्राहम के नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित होती है। किस प्रकार आपका संबंधित होती हैं, तो इसके मोलर द्रव्यमान में वर्गमूल व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। थोड़ा सा इसको आप लोग को सॉल्व भी करना पड़ जाएगा। 47वां प्रश्न बताइएगा, देखिए, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव होता है। बताइए, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या होता है, तो सदैव आपका जो है 1:8 होता है। कितना होता है, सदैव आपका 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। चलिए देखिए, इस सबको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा भैया। देखिए, एक स्वस्थ युवा वयस्क में खाली पेट शर्करा के सम्मान में स्वस्थ सीमा क्या होती है। बताइए, स्वस्थ सीमा आपका क्या होती है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वस्थ सीमा आपका जो होती है, आपका 70 से लेकर 100 mg प्रति DL होती है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। अभिकथन 1 है, कारण R है। समांगी मिश्रणों के संपूर्ण द्रव्यमान में पूर्णतः एक समान संगठन होता है। क्या अभिकथन 1 आपका सही है, तो अभिकथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है, याद रखिए, अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कारण R में विषमांगी मिश्रणों में भौतिक रूप से भिन्न अवस्थाएं होती है जिनका संगठन एक समान नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, देखो, ए और आर आपको दोनों कथन सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या आपका नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तत्वों के किस वर्ग की विशेषता उच्च विद्युत ऋणात्मकता और उच्च आयन ऊर्जा और उष्मा तथा विद्युत का खराब चालन होना है। बताइएगा, तत्वों के किस वर्ग की विशेषता उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन ऊर्जा और उष्मा तथा विद्युत का खराब चालन होना है। खराब चालन आपका क्या होना है, तो होना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका जो है सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो अधातु हो जाएगा। कौन सा जो अधातु, देखिए अधातुओं के उच्च विद्युत ऋणात्मकता और उच्च आयनन ऊर्जा होती है, क्योंकि इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और उसके सबसे बाहरी कोश को पूरी तरह से प्रबल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसमें मुक्त या विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, इसीलिए वे उष्म और विद्युत के कुचालक होते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। देखिए, किसी pH मान के नीचे होने पर वर्षा को आधिकारिक तौर पर अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें अम्लीय वर्षा के रूप में आपका वर्गीकृत
किया जाता है। तो कितना आपको किया जाता है, तो आपको 5.6 में आपको वर्गीकृत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अम्लीय वर्षा को वर्षा को अम्लीय वर्षा के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब इसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है, याद रखिएगा 5.6 से कम हो जाता है। सामान्य वर्षा के जल पहले से ही हल्का अम्लीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। बताइए उच्च श्यानता वाले द्रव की प्रमुख व्यवहारिक विशेषता क्या है। बताइए उच्च श्यानता वाले द्रव की प्रमुख व्यवहारिक विशेषता क्या है। तो व्यवहारिक विशेषता आपका जो है सो यह आंतरिक प्रवाह और शीघ्रता के विरोध करता है और धीमी गति से बहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन के दौरान कौन से विशिष्ट आरएनए अणु अमीनो अम्ल और राइबोसोम तक ले जाने के लिए एडेस्टर के रूप में कार्य करता है। एडेस्टर के रूप में आपका कौन कार्य करता है, तो एडेस्टर के रूप में आपका है, ध्यान रखिएगा, आपका देखिए टीआरएनए ट्रांसफार्मर आरएनए आपका ये आपका कार्य करता है, याद रखिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर आरएनए ट्रांसलेशन प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया वह एक एडेप्टर अणु के रूप में कार्य करता है। यह अपने 3CA सिरे पर एक विशिष्ट अमीनो एसिड ले जाता है और इसके लिए एक एंटी कोडॉन होता है जो राइबोसोम पर मैसेंजर आरएनए एमआरएनए के पूरक कोडॉन के साथ युग्म बनाता है। एडेप्टर की भूमिका को फ्रांसीसी चक्र में अपने ड्राफ्टर परिकल्पना को प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। मानव शरीर में देखिए एंटीऑक्सीडेंट का प्राथमिक शारीरिक कार्य क्या है। बताइए मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का प्राथमिक शारीरिक कार्य क्या है। तो प्राथमिक शारीरिक कार्य इसमें देखिए ऑक्सीडेटिव कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय प्रतिरक्षा का सटीक वर्णन करता है। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह तब विकसित होता है जब शरीर के अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी प्रतिजन या टीके प्रति प्रतिक्रिया उत्तक करते हुए विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बताने से नहीं होगा, आंसर बताने से नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना पड़ेगा, खुद से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और एक बार देखना पड़ेगा ध्यान से एकदम। हम करवा के निकल जाएंगे लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। साइंस का क्वेश्चन एक ऐसा ही है जो कि आपको खुद से करना पड़ेगा। तो मानव शरीर के संरचनात्मक बनावट कितने मुख्य प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनती है। बताइए मानव शरीर के संरचनात्मक बनावट कितने मुख्य प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनती है। उत्तकों से मिलकर आपका बनती है तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, आपको 4 तरीकों से मिलकर 4 उत्तकों से मिलकर बनती है, याद रखिएगा। देखिए मानव शरीर के 4 प्राथमिक उत्तकों से बना, देखिए मानव शरीर के 4 प्राथमिक उत्तक प्रकारों से बना है, अर्थात उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। शरीर का प्रत्येक अंग इन चारों के संयोजन से बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर जाने लगिएगा तो लाइक कर दीजिएगा और आपको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाइप का बटन होगा भैया, अगर मन करे तो दबा दीजिएगा, नहीं मन करेगा तो मत दबाइएगा। देखिए आंतरिक कान के भीतर, देखिए आंतरिक कान के भीतर कौन सी संरचना यांत्रिक ध्वनि कंपनों को विद्युत तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरक्ष रूप से उत्तरदायी है। देखिए पता नहीं क्वेश्चन में 2-3 को क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं, बोलते बोलते हम लड़खड़ा जा रहे हैं, बोलिए नहीं पा रहे एकदम से। आंतरिक कान के भीतर कौन सी संरचना यांत्रिक ध्वनि कंपनों को विद्युत तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं तो आपका देखिए कोलेक्लिया है, हमने कोलेक्लिया याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। माफ कीजिएगा भैया अगर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, पता नहीं क्या हो गया, एकदम कुछ क्वेश्चन से देख रहे हैं हम, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो जा रहा है एकदम। देखिए अभिकथन एक है, कारण आ रहा है। अगर गलती हमसे हो रहा है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। देखिए डीएनए अणु आमतौर पर द्विरज्जु होते हैं जबकि अधिकांश कार्यात्मक आरएनए अणु एकल रज्जु के रूप में मौजूद होते हैं। क्या अभिकथन एक आपका सही हो जाएगा? तो अभिकथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही, कारण आर में आरएनए डीऑक्सी
राइबोज शर्करा के आधार होता है और यूरेसिल के स्थान पर पिरिमिडीन क्षार थाइमिन को शामिल करता है, याद रखिए, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की। देखिए, गर्भावस्था दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक शारीरिक कार्य क्या है, बताइएगा। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक शारीरिक कार्य क्या है, तो इनका प्राथमिक शारीरिक कार्य आपका जो सही है भ्रूण के अवशिष्ट को बाहर निकालते हुए माता से भ्रूण तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों के स्थानांतरण के रूप में सुगम बनाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। चलिए, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 3-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे तो प्लीज़ दिक्कत हो जाएगा। 60 और 61 आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, दांतों पर बनने वाला डेंटल प्लाक मुख्य रूप से किससे बना होता है। दांतों पर बनने वाला डेंटल प्लाक मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो मुख्य रूप से आपका किससे बना होता है, तो ये जो है सो आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया से बना होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 की। निम्नलिखित में से कौन सी रोजमार्ग की घटनाएं का मुख्य रूप से कैसिकत्व पर निर्भर करती है, बताइए, कैसिकत्व पर निर्भर करती है। और बोल रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है, नीचे दिए कोड करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए, मिट्टी के तेल के लैंप से बत्ती द्वारा ईंधन को लो तक पहुंचाना, जो को बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो प्रेस्टिस्टा स्ट्रो के माध्यम से जूस पीना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, गलती खा गया ना भैया, बिल्कुल आपका 2 गलत हो जाएगा। देखिए, ब्लोटिंग पेपर द्वारा तरल अस्थायी को सोखना, जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मिट्टी के जल में पौधों के जड़ जालम में ऊपर चढ़ाना, बिल्कुल आपका सही होगा। 5 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 और 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग नहीं है। सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से पता होगा, इसका आंसर बताने का भी मन नहीं कर रहा है, तो बता देते हैं, रेडियो तरंग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, रेडियो तरंग हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, बताइए। समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका याद रखिएगा, तो आपका व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर पर प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है, किसके बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन 1 में, यदि कोई व्यक्ति पानी के बाल्टी में डूबी हुई पेंसिल को देखता है तो पेंसिल अपनी वास्तविक गहराई की तुलना में सतह के अधिक करीब दिखाई देगी, जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में, अगर पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी की सतह के ऊपर हवा में रखे सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने असली जगह से सतह के ऊपर दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल आपका दोनों सही हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। बताइए, सूची 1 में उपकरण है, सूची 2 में आपका ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। डायनेमो का आपका ऊर्जा का रूपांतरण क्या हो जाएगा। देखिए, डायनेमो का आपका ऊर्जा का रूपांतरण क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताइए, आप लोग को तो आंसर पता होगा। तो डायनेमो का आपका ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका रूपांतरण करता है। कौन, डायनेमो। विद्युत मोटर आपका ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है, तो विद्युत ऊर्जा को करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका जो है विद्युत मोटर उपकरण का ऊर्जा का रूपांतरण करता है। देखिए, सौर सेल आपका ऊर्जा का रूपांतरण करता है, किसका वो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो ये आपका करता है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना, याद रखिएगा। विद्युत सेल में आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जब किसी स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के ऊर्ध्वाधर दोलन कराया जाता है तो किस बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किस बिंदु पर इसका अधिकतम ऊर्जा होती है, क्या बोल रहा है, किस बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बताइए, किस बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये आपका मध्य स्थिति पर आपका होती है, याद रखिए। किसमें, तो मध्य स्थिति पर होती है। मतलब पर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से व्याख्या करता है कि लोहा एक प्रबल चुंबकीय पदार्थ है, क्यों है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से व्याख्या करता है कि लोहा एक प्रबल चुंबकीय पदार्थ क्यों है, चुंबकीय पदार्थ क्यों है। तो इसके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से
संरेखित हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्रश्न नंबर 70 के कौन सा नियम बताता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, देखिए कौन सा नियम बताता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा जिसमें से प्रभावित होने वाली धारा के वर्ग कालानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 60, 61 और 70 नंबर प्रश्न आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या आपका ये समांतर किरणों के एक बिंदु पर अभिसरित करते हैं जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है? क्या आपका ये सही हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका बोलिएगा सही है। यह सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए यह एक प्रकाशीय केंद्र का मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, तो उत्तर लेंस में आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जो सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त व्यवस्था है। वास्तविक प्रतिबिंब तभी 3 बनते हैं जब फोकस से आगे स्थित हो कि ये वस्तुएं आवर्धित कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। उत्तर लेंस के संबंध में 1 और 3 का कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। तो रॉकेट के एक परिवर्तनीय द्रव्यमान प्रणाली मानते हुए कौन सा मौलिक नियम ब्रह्म अंतरिक्ष निर्वात में त्वरण प्राप्त करने की क्षमता का व्याख्या करता है? तो रॉकेट के एक परिवर्तनीय द्रव्यमान प्रणाली बनाते हुए कौन सा मौलिक निकाय ब्रह्मण अंतरिक्ष के निर्वात में त्वरण प्राप्त करने की इसकी क्षमता की व्याख्या करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम करता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्रश्न नंबर 73 की। देखिए डेटा सुरक्षा के संदर्भ में देखिए हार्वेस्ट नाउ क्रिप्टेस लेटर अभिव्यक्त का तात्पर्य है। डेटा सुरक्षा के संदर्भ में हार्वेस्ट नाउ डिक्रिएट्स लेटर अभिव्यक्त का तात्पर्य है, अभिव्यक्त का तात्पर्य है। तो व्यक्त का तात्पर्य आज एनक्रिप्ट डेटा को संग्रहित करना ताकि क्वांटम कंप्यूटर के सक्षम होने पर भविष्य में इसे डिक्रिप्ट किया जा सके, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। बस आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ भी है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका आखिरी प्रश्न होने वाला, पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब मेरा मूड ऐसा हुआ कि एकदम बिल्कुल आगे बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो हम सोचे थे कि आज हम एक ही सेट में पूरा एकदम 150 नंबर प्रश्न हम कंप्लीट कर दें। देखिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जिसे हाल ही में प्रमुख वैश्विक मानवीकरण में मलाइक स्टोन हासिल किया है, का प्राथमिक तकनीकी लक्ष्य क्या है? तो ऐसे नए गणितीय एल्गोरिदम डिजाइन करना जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों को हमलों से पारंपरिक डेटा को सुरक्षित रख सके, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।